आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियाँ, तो भारत में काफ़ी यूरोपीय देशों की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित करने के बारे में सोचा और इसीलिए वो भारत आए। भारत आने वाले में सबसे पहले थे कौन? पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन और उसके बाद फ्रांस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पुर्तगाल है सबसे आखिरी में भारत में आया और यही देश सबसे आखिरी में जाने वाला देश होगा। जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो 15वीं शताब्दी की शुरुआत और 14वीं शताब्दी के आखिरी के दौर में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं जो भूमध्य सागर है वो एक ऐसी कड़ी है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है और उस भूमध्य सागर के ऊपर अरबवासियों का अधिकार था। उस समय जो ज़्यादातर व्यापार था वो अरबवासियों द्वारा किया जाता था और जो विश्व व्यापार के ऊपर सर्वाधिक कंट्रोल था वो था अरबों का। अरब का क्षेत्र जो टर्की, सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, लेबनान वाला जो इलाका है वहाँ उस क्षेत्र को अरब बोला जाता था। तो यूरोपियंस थे वो चाहते थे कि जो अरबवासी हैं वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं अरब से, यूरोप से जो अरबवासी कमा रहे हैं उस मुनाफे को हटाकर अभी यूरोप को डायरेक्ट एशिया के साथ व्यापार करना चाहिए। तो यूरोप चाहता था 15वीं शताब्दी में कि एशिया के साथ उनका व्यापार हो। दूसरी ओर 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण काल का समय आ चुका था। जो वहाँ की सत्ताधारी जो रियासतें हैं उनकी नींव हिल चुकी थी। लोगों ने उन सत्ताधारियों से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे जब ईसाई धर्म की कुर्तियाँ बाहर आने लगी तो लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। यूरोप का एशिया के साथ प्रारंभिक तौर पर सीधा व्यापार करने की कोशिश 15वीं शताब्दी में की गई, जिसका जो तात्कालिक कारण था यूरोप में अत्यधिक ठंड पड़ना। अत्यधिक ठंड पड़ने से वहाँ पे गर्म कपड़ों और मसालों की कीमतें आसमान छूने लगी और जो अरबवासी थे वो उन्हें ऊंची कीमतों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। इससे पूरे यूरोप में एक प्रतिस्पर्धा फैल गई और जिससे पूंजीवाद का उदय हुआ। धीरे धीरे यूरोप चाहता था कि एशिया के विभिन्न हिस्सों के साथ डायरेक्ट व्यापार करना स्टार्ट करना चाहता था और उसके लिए धन बल की आवश्यकता थी। धन की कमी न पड़े इसके लिए इटली में सबसे पहले बैंकों की स्थापना हुई। बैंकों की स्थापना का मतलब है बैंक मतलब किनारा। बैंक किनारे पर एक ऐसे पैसों के प्रतिष्ठान खोल दिए जाते जो विदेशी व्यापार में सहायता करते, इसी से इनका नाम बैंक पड़ा था। दूसरी ओर जो यूरोप में निर्बाध व्यापार की पॉलिसी अपनाने लगे, यानी कि जो यूरोप था पूरे छोटे छोटे राजवंशों में सिमटा हुआ था और कुछ राजवंशों में धीरे धीरे ये होड़ हुई कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाते वक्त किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर न देना पड़े और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें मिल सके। विश्व व्यापार के लिए यूरोप में जहाज रानी की स्थापना हुई। 15वीं शताब्दी में दो सबसे अग्रणी देश थे जो विश्व व्यापार पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। वो दो देश थे स्पेन और पुर्तगाल। इन्होंने जो अपना रुख एशिया की ओर किया। एशिया की ओर रुख करने का सबसे बड़ा कारण था मसाले और गर्म वस्त्र, लेकिन उसमें सबसे पहले इन्होंने भारत को ही चुना। भारत को चुनने का कारण ये था कि भारत उस समय सोने की चिड़िया थी।
दूसरी ओर भारत की विशेष भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण यहाँ पे कच्चे माल की भी प्रचुरता थी। वस्त्र उद्योग काफ़ी फल फूल रहा था, मसालों की भी भरमार थी और साथ ही साथ नील की खेती भी होती थी। यूरोप में उस समय कलर्ड कपड़े पहनने का एक फैशन था और उसके लिए नील की आवश्यकता होती थी, जो कि भारत पर निर्भरता थी। यूरोप को डायरेक्ट भारत के साथ जोड़ने के लिए भूमध्य सागर पर यूरोपियंस का कब्जा होना बेहद जरूरी था। इसके लिए यूरोपियंस और अरबियंस के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है कुस्तुतुनिया का युद्ध, जिसमें अरबवासियों की जीत हुई और यूरोपीय जन हार गए। अच्छा, जब यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए दो प्रकार के ऐसे मार्ग थे जिससे इनका संबंध बनाना संभव था। एक था स्थल मार्ग, दूसरा था जल मार्ग। स्थल मार्ग में यूरोप टर्की से होते हुए फिर फारस ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और भारत में प्रवेश होता था, या फिर आज के पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में प्रवेश होता था। इसके लिए मुख्य रूप से 4 दर्रों से प्रवेश संभव था। कुर्रम दर्रा, कुर्रम दर्रे को पार करते हुए खैबर दर्रा, खैबर दर्रे को पार करते हुए बोलन दर्रा, बोलन दर्रे को पार करते हुए गोलन दर्रा और गोलन दर्रे से फिर जम्मू कश्मीर के माध्यम से मैदानी भागों में आना संभव था। दूसरी ओर बम्बई के रास्ते, बम्बई से अरब सागर, अरब सागर से लाल सागर और लाल सागर से स्वेज कैनाल होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए जहाज यूरोप तक पहुंच पाता था। लेकिन इस रास्ते पर अरब वासियों का कब्जा था, तो इस पर से व्यापार करना संभव नहीं था। दूसरी ओर उस समय तक जो केपटाउन वाला रास्ता है, मेडागास्कर वाला रास्ता है, उसकी खोज नहीं हुई थी। इसकी खोज करने के लिए यूरोप में दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, स्पेन और पुर्तगाल। आए दिन दोनों अपने अपने डेलीगेशंस भेजते रहते थे। यदि दोनों का डेलीगेशन आपस में मिल जाता तो आपस में ही उनके बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता था। उस समय पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट और उनके पुत्र थे राजकुमार प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दिशा सूचक यंत्र की खोज की थी। इसका वर्णन हमें कुतुबनामा में मिलता है। दूसरी ओर स्पेन, जो एक पुर्तगाल का मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी था, दोनों के बीच में हस्तक्षेप की नीति हुई, यानी दोनों ने स्वीकार किया कि युद्ध में कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए दोनों के बीच संधि होती है और उन्होंने बोला कि कोई भी सबसे पहले एशिया में जाता है तो उसी का वर्चस्व मान लिया जाएगा। उसी के आधार पर ये सब आगे चलता रहा। स्पेन ने एक अपना डेलीगेशन भेजा एशिया की ओर, जिसका नाविक कौन था? कोलंबस। लेकिन कोलंबस बर्मुडा ट्रायंगल में फंसते हुए कहाँ पहुँच गया? अमेरिका में पहुँच गया। और अमेरिका में पहुँचकर उसने बोला कि मैंने पश्चिम के भारत की खोज की है, जिसके लिए उसने उनके वहाँ के जो जनजातीय लोग थे उनको उसने रेड इंडियंस नाम से पुकारा। दूसरी ओर पुर्तगाल ने 2 बार कोशिश की, एक बार 1487 में, जिसके अंदर बार्थोलोमो डियाज को भेजा जो उत्तर मासा द्वीप तक जा सका। उसके बाद घने कोहरे और तूफान में फंसकर उसका जहाज डूब गया। दूसरी बार 1498 में वास्को डी गामा मेडागास्कर पहुंचता है, जहां पर उसे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीफ मिलता है। उसने भारत में गुजरात जाने की पेशकश की। उधर जो वास्को डी गामा था उसने उसकी हामी भर दिया, लेकिन जो गुजरात का व्यापारी था वो चाहता था कि केरल से कुछ जाते हुए मसाले लेकर जाए। इसके लिए उसने केरल का रुख किया। दोनों कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जो केरल में स्थित है और आज इसका नाम क्या है? कोची पोर्ट। कोची पोर्ट के जो कप्पक डाबू बंदरगाह है उसके एक सिरे पर पहुंचे, जहां पर जैमुरिन ने उसका स्वागत किया। जो जैमुरिन था उस समय का हिंदू शासक था और उसके भारत में ही उसके पड़ोसी स्थित थे जो कि अरबवासी थे। उसके साथ उनका
झगड़ा रहता था, क्योंकि उनके धार्मिक विचारधारा अलग अलग थी और दोनों धर्म से काफ़ी अधिक तक प्रेरित थे। तो इसीलिए विश्व व्यापार में धाक जमाने के लिए जैमुरिन ने वास्को डी गामा का सहयोग दिया। उधर दूसरी ओर 15वीं शताब्दी में चुलिया मुसलमान का शासन दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैला था। उधर चेट्टियार वंश कोरोमंडल से लेकर मलक्का तक अपनी नींव जमाया था। इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा और वहां से उसने मसाले लेकर जब पुर्तगाल लौटा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे को देखकर पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया और पुर्तगाल चारों तरफ से वाहवाही लूट रहा था और उसके प्रतिद्वंदी अब और भी परेशान हो चले थे। प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए जब 1498 में वास्को डी गामा आया और 15वीं शताब्दी में 1500 में वापस पुर्तगाल पहुंचा और जैसे ही पुर्तगाल की वाहवाही उठने लगा तो उस समय उसके प्रतिद्वंदी भी काफ़ी सतर्क हो गए। उधर पुर्तगाल ने भी अपनी धाक जमाए रखने के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को भारत की ओर भेजा। वो उस समय हेनरी की आर्मी में मेजर जनरल पद पर था। उसकी एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। उसने क्या किया कि पुर्तगाल से अपना व्यापारिक और युद्धक बेड़ा लेकर चल पड़ा। उसके व्यापार बेड़े में 13 जहाज शामिल थे। जैसे ही जब वो भारत की ओर आ रहा था तो उसका सामना अरब वासियों से हुआ और उसने अपनी जो छवि थी एक नौसैनिक की उसका योगदान देते हुए पुर्तगाली सेना को जीत हासिल करवाई। उसके बाद उसने भारत में आया तब देखा कि भारत बटा हुआ था। यहाँ पर लोगों में आपसी मतभेद थे। कोचीन और कुन्नूर दोनों आपस में शत्रु थे, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर पेड्रो अल्वेज ने दोनों के साथ मित्रता की और फिर उसके बाद दोनों को ही धोखा दिया। 1502 में वास्को डी गामा को भारत वापस बुलाया गया, क्योंकि जो उस समय के कोचीन के जो राजा थे जैमुरिन, वो काफ़ी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल से खफा थे। इसके लिए वास्को डी गामा से जो जैमुरिन थे वो काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए 1502 में वापस बुलाया गया। उनके साथ में उनके असिस्टेंट अल्बुबर्क भी साथ आए। जैसे ही 1502 में भारत में आए उन्होंने कोचीन में एक फैक्ट्री लगाई और जिसका 1503 में ही दुर्गीकृत कर दिया गया ताकि कुन्नूर के राजा इसका फ़ायदा न उठा सके और वहाँ के राजा ने भी हामी भर ली। लेकिन धीरे धीरे जो पुर्तगाल था उसने अपना प्रभाव कोचीन और कुन्नूर दोनों पर डाला और 1505 में कुन्नूर में भी एक फैक्ट्री लगा दी। धीरे धीरे अंजाडीवा और किलावा में भी अपनी फैक्ट्री लगाई और 1505 में ही उनका दुर्गीकरण कर दिया गया। इसके बाद जो अल्बुबर्क हैं वो वापस लौट गए। 1506 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पहुँचे और ये पुर्तगाली राजा द्वारा नियुक्त किए गए पहले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इनका शासन 1506 से लेकर 1509 तक रहा। इन्होंने दक्षिणी पूर्वी व्यापार सुरक्षित नीति अपनाई। इन्होंने आते ही जो हिंद महासागर है उसकी जो रास्ते हैं, व्यापारिक रास्ते हैं, उन पर आते ही कब्जा कर लिया ताकि जो अन्य यूरोप के देश हैं वो एशिया से व्यापार न कर सके और जो पुर्तगाल है उसकी मोनोपोली बनी रहे। इसके लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसके बाद से ही हिंद महासागर को पुर्तगाल महासागर कहा जाने लगा। धीरे धीरे हिंद महासागर के बाद अरब सागर में भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने धाक जमाई। इसके से गुजरात
तुर्की और मिस्र के साथ युद्ध किया और तीनों से युद्ध में जीत हासिल की। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वापस बुला लिया गया और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वहाँ का पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। उसके पीछे कारण थे कि अल्बुकर्क है वो वास्को डी गामा के साथ पहले भारत आ चुका था और उसे दशा और दिशा के बारे में ज्ञान था। इसके लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बना दिया गया। इसे ही भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक भी बोला जाता है। संस्थापक बोलने के पीछे का कारण यह है, अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण किया जिसे एस्तादो का इंडिया बोला गया। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। विधवा विवाह सती प्रथा को सती प्रथा पर रोक लगाने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए पीछे का कारण था ताकि पुर्तगाल और भारतीयों के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए जाएं। इसके बाद 1510 में बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति न मिलने पर बीजापुर के सुल्तान के साथ युद्ध किया और यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया। इसके बाद बीजापुर में भी एक फैक्ट्री लगाई। धीरे धीरे गोवा पर भी अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बीजापुर गोवा था वो बीजापुर के इलाके में आता था, तो अभी गोवा पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। 1511 में अपने जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो नीति थी उसको सुदृढ़ करते हुए मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में जैसे देखो अब यूरोपियंस का अपने देशों पर भी कंट्रोल है और इधर एशिया पर भी कंट्रोल है, तो दोनों साइड से हमला करके फारस की खाड़ी पर भी अधिकार जमाया और इसके बाद हॉर्मुज बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। वैवाहिक संबंधों के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्हें राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई, दूसरा बाल विवाह पर भी रोक लगाई, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। पेज खराब हो गया, साफ कर देते हैं। ओके, इसके आगे हम चलते हैं। देखो 1515 के बाद कोई ज़्यादा इतने बड़े बदलाव हुए नहीं जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो इसके बाद हम चलते हैं 1524 के अंदर। 1524 में वास्को डी गामा भारत एक गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ। देखो अब तक सिर्फ 2 गवर्नर आए हैं। कौन कौन आए हैं? एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन अब 1524 में वास्को डी गामा को एज ए गवर्नर भारत बुलाया गया, लेकिन 1528 में उसकी कोचीन में मृत्यु हो गई। इसके बाद 1529 में, अच्छा इनके समय काल में कोई खास विशेष बदलाव नहीं आया। इनके समय में बदलाव यही हुआ था कि यहाँ पर धीरे धीरे पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित होने लगा। 1529 में नीनो डी कुन्हा को पुर्तगाल का गवर्नर भारत में बना दिया गया, जिन्होंने 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर पद पर बने रहे। इन्हीं के ही काल में 1530 में भारत में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच, जिन्हें शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, लड़ाई हुई। हुमायूं का जो राजधानी थी कौन सी थी? आगरा। उधर दूसरी जगह बहादुर शाह की राजधानी थी गुजरात। लेकिन कुन्हा ने क्या किया? कुन्हा ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया। देखो बहादुर शाह जफर ने शेरशाह सूरी का साथ दिया और कोचीन के साथ साथ गोवा पर भी अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर लिया। 1534 में बेसिन पर अधिकार किया। 1535 में दीव पर अधिकार किया। इसके बाद 1538 में गार्सिया दा नारोन्हा भारत आए। इन्होंने श्रीलंका, हुगली, चोल साम्राज्य का जो क्षेत्र था, मद्रास, बम्बई, दमन पर अधिकार जमाया।
इन्हीं के समय में ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया। वो चाहते थे कि भारत में भी ज़्यादातर ईसाइयों का प्रभाव रहे और ईसाई धर्म को मानने वालों का एक दायरा बढ़े। इसके साथ ही गोवा में सबसे पहले ईसाइयों का चर्च खोला गया। इसके बाद इन्होंने कुछ लोगों का जो इनके साथ थे, जो कुर्तियों से परेशान थे, उनका धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में करवाया। 1568 में धार्मिक न्यायालय की शुरुआत की गई। धीरे धीरे इनके साथ आए जेसुइट, जो कि एक सुधारवादी विचारधारा के थे, उन्होंने चर्चों की स्थापना करना स्टार्ट किया। 1580 में यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन के बीच युद्ध हुआ, जिसके अंदर स्पेन की जीत हुई और स्पेन ने पुर्तगाल को अपने क्षेत्र में मिला लिया और विलय किया। अब जैसे जैसे स्पेन और पुर्तगाल यूरोप में कमज़ोर होता जा रहा था, भारत में भी कमज़ोर हो रहा था। 1596 में डचों का आगमन हुआ। डचों के आगमन होने के पीछे भी एक पुर्तगाल द्वारा की गई भूल थी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 1599 में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। इसके बाद जो स्थलीय मार्ग था उसके ऊपर अंग्रेज़ों का शासन आया। 1580 में अनंतिय केब्राल को भारत में गवर्नर बना दिया था। उसके द्वारा भारत में काफ़ी भ्रष्टाचार फैलाया गया, कुशासन किया गया और सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया। पुर्तगालियों के प्रति भारतवासियों में भी आक्रोश था, क्योंकि उन्होंने 1584 में साल्सेट द्वीप पर कब्जा कर लिया और 1573 में वांदे पर कब्जा कर लिया। इन्होंने मंदिरों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया और रेडिकल नीति अपनाकर ईसाई धर्म का प्रसार किया। इन्हीं से दुखी आकर जो राजवंश थे, उन्होंने डचों का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों के आगमन पर अंग्रेज़ों का साथ दिया। जो स्थलीय मार्ग था उसके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। 1612 में पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच एक जंग छिड़ी, जिसके अंदर जो अंग्रेज़ जीत गए और सूरत में फैक्ट्री लगा ली। 1622 में पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच दोबारा युद्ध हुई, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने जो अरबवासी थे उनका साथ दिया और होर्मुज पर अपना कब्जा जमा लिया। 1632 में पुर्तगाल और शारजाह के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों आपस में चाहते थे कि हुगली पर उनका अधिकार हो, और पुर्तगाल ने इसे समुद्री लूट का अड्डा बनाया हुआ था। जो भी जहाज हिंद महासागर से गुजरता तो उसको हुगली नदी के तट पर आकर अपना टैक्स देना पड़ता था। दूसरी ओर शाहजहाँ के जो एक वीर सैनिक थे, सेनापति थे, कासिम खां, वो शाहजहाँ की तरफ से पुर्तगालियों के साथ कलकत्ता में युद्ध लड़ने गए। 1639 में पुर्तगाली और मराठा के बीच युद्ध हुआ। किस किस को लेकर? साल्सेट और बेसिन को लेकर। दूसरी ओर जैसे जैसे डचों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, तो 1641 में पुर्तगाली और डचों के बीच मलक्का पर अधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसके अंदर डचों की जीत हुई। देखिए, भारत में डचों को बसाने वाले भी पुर्तगाली ही हैं। पुर्तगाल वालों ने एक गलती की थी, जिसकी वजह से डच का शासन धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। 1658 में डचों ने सिलोन पर भी अधिकार जमा लिया। सिलोन आज के श्रीलंका का जो क्षेत्र है उसे सिलोन कहा जाता है। 1663 में मालाबार पर भी डचों का अधिकार हो गया। 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड और जो पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन, इनके बीच विवाह का प्रस्ताव आया और 1661 में इनका विवाह करवा दिया गया। बदले में जो पुर्तगाल के राजा हैं, उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में साल्सेट द्वीप को दिया, जिससे जो साल्सेट द्वीप आज का मुंबई है उसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिंद महासागर के ऊपर, जिसे पुर्तगाल महासागर भी बोला जाता है, उसके अंदर कार्टेज आर्मेड का व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कौन सी? कार्टेज आर्मेड, जिसे काफिला व्यवस्था भी बोला गया। क्या बोला गया? काफिला व्यवस्था। इसके अंदर काली मिर्च, हथियार और गोला बारूद के व्यापार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। अच्छा, इसे काफिला व्यवस्था बोला गया, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी ओर जो मसाला द्वीप है, जिसे देखो जो इंडोनेशिया, उसको क्या बोलते हैं? मसाला द्वीप, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में मसाला पैदा किया जाता है। अच्छा, इसे ईस्ट इंडीज भी बोला जाता है। इसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए जो पुर्तगाल था, उसने चटगांव के ऊपर, जो कि आज के पश्चिम बंगाल में स्थित है, चटगांव के ऊपर अपनी एक चौकी बनाई, जिसे पोर्टो ग्रैंड नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर भारत के दक्षिणी इलाकों जैसे पांडिचेरी में पुर्तगाल का कब्जा था, लेकिन डचों के प्रभाव के आने के कारण जो पांडिचेरी है उसको पर डचों का अधिकार हुआ। उसके बाद अंग्रेजों का 1793 में अधिकार मिल गया। 1814 में एक पेरिस की संधि हुई थी, जो कि मैंने इसके बारे में वर्णन किया है। कहाँ पर किया है? फ्रांस में फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है उसकी वीडियो में मैंने इसके बारे में वर्णन किया है। तो उसने पांडिचेरी को, ये जो पांडिचेरी का इलाका है, किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? फ्रांस के अधिकार के क्षेत्र में आ गया। अच्छा, पुर्तगालियों को सर्वाधिक संसाधन दोहन करने जो साम्राज्य है वो बोला गया, क्योंकि इसने भारत के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया था। भारत और जापान के बीच व्यापार स्थापित करने का भी श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। समुद्री गतिविधियों का सर्वप्रथम राजनीतिकरण पुर्तगालियों ने ही किया, जिसका परिणाम यह है कि जो समुद्र की गतिविधियों का राजनीतिकरण आज तक चलता आ रहा है। इसके बाद 1556 में क्या हुआ था? याद कीजिए कि जो अकबर है वो आ गया था भारत में, उसका शासनकाल स्टार्ट हो गया। भारत में जहाज निर्माण की प्रथा भी पुर्तगालियों द्वारा स्टार्ट कर दी गई, ताकि वो बड़े पैमाने पर सामान ला और ले जा सकें। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लगा दी गई, ताकि बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें। इसमें सबसे पहला जो छपा हुआ ग्रंथ था, जो कि वनस्पति से संबंधित था, उसको 1563 में छपा गया। पुर्तगालियों द्वारा मध्य अमेरिका से भी भारत के व्यापार को जोड़ा गया, जिसके अंदर तंबाकू, मूंगफली, अजू, मक्का, पपीता, बादाम, लीची, अनानास, काजू, संतरे का आयात निर्यात किया जाता था। 14वीं शताब्दी में जैसे जैसे स्पेन का पतन स्टार्ट हो गया, दूसरी ओर पुर्तगाल का भी पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, उसके अंदर इंग्लैंड और फ्रांस काफ़ी उभरती हुई शक्तियाँ थी। दूसरी ओर जो डचों की जो शक्ति थी वो भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पुर्तगालियों द्वारा डचों को लाया गया और डचों से दबकर रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जब पुर्तगाल भारत से सीधा व्यापार करता था, तो भारत से सामान ले जाकर लिस्बन उतारता था। लिस्बन कहाँ पर है? पुर्तगाल की राजधानी। लिस्बन से फिर ये डच के डच थे, जो कि ट्रेडर्स थे, उनके द्वारा इस सामान को हॉलैंड ले आया जाता था, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद बेल्जियम कारखानों में इनको सामान को वितरित कर दिया जाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुर्तगाल है, उसने भारत से तो सस्ते दामों में सामान खरीद लिया, उधर इंग्लैंड में भी महंगे दामों पर सामान बेच दिया, लेकिन जो सारा अधिकार था, जो वहाँ का जो सिस्टम था, वो किसके हाथ में था? वो डचों के हाथ में था, जिससे डचों ने वहाँ पर काफ़ी पैसा बनाया। और उसके बाद डचों ने भी अपनी बैंक स्थापित करके, अपनी नेवी बनाकर
एशिया की ओर रुख किया। धीरे धीरे जो पुर्तगाल क्षेत्र है वो सिमटता गया और शक्तियाँ क्षीण होती गई। इसके बाद हम पुर्तगाल के बारे में आगे कुछ लेक्चर्स के बाद में पढ़ेंगे। अभी तक और यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनके लिए ये नोट्स पर्याप्त हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ ईयर्स में जंप लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कुछ है या है नहीं, वहाँ पे जेन्युइनली कुछ भी नहीं है और वो इसलिए खाली छोड़ दिए गए हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर भारत में कोई बदलाव नहीं आया था और इसीलिए स्थिति यथास्थिति बनी हुई थी, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया है और जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में पूरा वर्णन है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणादायक साबित होता है। धन्यवाद।